Bismillahirrahmanirrahim. Dear MD students, Assalamu alaikum. SAPS में खुशामदीद. I am your chemistry teacher Ali Tahir. Today we are going to discuss UHS chemistry past papers, book 1, topic 8, reaction kinetics. Reaction number 1, glucose is converted into ethanol by the enzyme present in the yeast. हमने बताना है जब इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है ग्लूकोज से तो उस वक्त कौन सा एंजाइम एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। वही स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं जिन्हें ये याद होगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। जाइमेज वो एंजाइम्स होता है जो ग्लूकोज को इथानॉल में कन्वर्ट करता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। Next question number 2. The rate of reaction involving ions can be studied by method. ऐसे प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से कोई एक आयंस की फॉर्म में हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए हम जो फिजिकल मेथड यूज करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। राइट ऑप्शन शुड बी चार्ली। Next question number 3. It is experimentally found that catalyst is used to. कैटलिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो राइट ऑप्शन है अल्फा। ये ग्राफ कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स है और इन रिएक्टेंट्स की मंजिल ये है, प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। यानी ये रिएक्टेंट्स यहाँ से यहाँ पे जाना चाहते हैं लेकिन रास्ते में एक बैरियर है। रिएक्टेंट्स डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते बल्कि रास्ते में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा होती है और इसको बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और ये एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रेट उतना स्लो होगा। कैटलिस्ट क्या करता है? इस पहाड़ी को तोड़ के छोटा कर देता है, यानी रास्ता पाथ चेंज कर देता है। अब इतनी एनर्जी चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो जब पाथ चेंज हो जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कम हो जाएगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट का मेन फंक्शन क्या है? कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके रिएक्टेंट्स को एक नया पाथ प्रोवाइड करता है। इससे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों फास्ट हो जाते हैं। राइट ऑप्शन है अल्फा, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन सम रिएक्शंस अ प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं उनमें रिएक्शन स्टार्ट में स्लो होता है, ग्रेजुअली फास्ट हो जाता है, जबकि यूजुअली ट्रेंड ये है कि रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो होता जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें जैसे वक्त गुजरता है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उनमें से कोई एक एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है और इस किस्म के फिनोमिनन को हम कहते हैं ऑटोकैटालिसिस। जैसा कि ये रिएक्शन है St5 पोटेशियम पर मैंगनेट का ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान जब मैंगनीज के आयंस बनते हैं मैंगनीज सल्फेट की फॉर्म में तो ये मैंगनीज आयंस एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। ये रिएक्शन स्टार्ट में स्लो होता है और ग्रेजुअली फास्ट होता जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑटोकैटालिसिस। ऑप्शन इज डेल्टा। Next question number 5. According to the collision theory of bimolecular reactions in gas phase, minimum amount of energy required for an effective collision is known as. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स नहीं बनते, रास्ते में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और उसको बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चाहता है और रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि ये पहले दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें।
और सिर्फ कोलिजन जरूरी नहीं है, इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी जरूरी है, यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कोलाइड करना जरूरी है। जब ये टकराएंगे तो इनके दरमियान ये पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, और किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। उसके बाद नए बॉन्ड्स बनेंगे, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। तो हमें पुराने बॉन्ड्स तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहाँ पे रिएक्टेंट से, ये बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स नहीं बनते, रास्ते में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसके बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the reaction rate in forward direction decrease with the passage of time because, जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है रिएक्शन की स्पीड स्लो होती जाती है। हर वो चीज़ जिससे इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो जाए उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और जिससे इफेक्टिव कोलिजन कम हो जाए उससे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम होगी तो कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी, तो रिएक्शन की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो राइट ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, if the reactants or products of a chemical reaction can absorb ultraviolet, visible or infrared radiation, then the rate of chemical reaction can best be measured by which one of the following methods। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स उन दोनों में से कोई एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, तो उस केस में जो हम फिजिकल मेथड यूज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए, उसका नाम है स्पेक्ट्रोमेट्री। तो राइट ऑप्शन शुड बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, next question number 10, the half life of dinitrogen pentoxide is 24 minutes. How long will it take for the sample of dinitrogen pentoxide to decay to 25% of its original concentration? N2O5 की हाफ लाइफ है 24 मिनट्स। हमने बताना है कि कितने टाइम में N2O5 75% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट में सिर्फ 25% रह जाएगा। तो हम जानते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ में 50% रहेगा और सेकेंड हाफ लाइफ में उसका 50% रहेगा, इन टोटल हो जाएगा 75%। तो 2 हाफ लाइफ लगेंगे। एक हाफ लाइफ का टाइम है 24 मिनट्स, तो आप इसको हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 48 मिनट्स। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, when the change in concentration is 6 into 10 raised to the power minus 4 mole per dm cube and time for that change is 10 seconds, the rate of reaction will be। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने का फार्मूला है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। ये फार्मूला है किसी भी रिएक्शन का रेट मालूम करने के लिए आप चेंज इन कंसंट्रेशन को उस टाइम इंटरवल पर डिवाइड करते हैं जिस दौरान वो चेंज आई है। तो हमें कंसंट्रेशन गिवन थी, ये वैल्यू है, और टाइम था 10 सेकंड, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 into 10 raised to the power minus 5। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हमें एक रिएक्शन दिया गया है। कोई रिएक्टेंट ए है जिसके 2 मोल्स किसी दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ मिलकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। If the reactant B is in excess,
The order of the reaction with respect to A in given rate law is, ये हमें इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन दी गई है, हमसे इसका ऑर्डर पूछा गया है जबकि B एक्सेस में है। हम जानते हैं कि अगर रिएक्शन के अंदर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में है तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो बी की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और ए की कंसंट्रेशन की पावर चूंकि 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। राइट ऑप्शन शुड बी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, rate constant K is 0.693 per minute. The half life for the first order reaction will be, हमें रेट कांस्टेंट K की वैल्यू बताई गई है और पूछा गया है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी। देखते हैं हाफ लाइफ मालूम करने का फॉर्मूला क्या है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.639 ओवर K की वैल्यू भी हमें यही बताई गई है, तो सेम वैल्यूज का जब रेशियो लेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो हाफ लाइफ पीरियड आएगा 1 मिनट। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यूनिट ऑफ K इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हमें रिएक्शन का ऑर्डर बता दिया गया है, आपसे रेट कांस्टेंट K का यूनिट पूछा गया है। रेट कांस्टेंट K का यूनिट मालूम करने का जनरल फार्मूला ये है, कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1 माइनस n, n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनटू पर यूनिट टाइम। तो चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, पावर 1, ऑर्डर भी 1 है, 1 माइनस 1 0 आ गया। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 ली जाए तो उसका आंसर 1 आता है, तो यूनिट आएगा पर सेकेंड। ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चूज द टाइप ऑफ कैटालिसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दिखाया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड दो मेथड से तैयार किया जाता है इंडस्ट्री में, लेड चैम्बर प्रोसेस है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यहाँ पे कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है जो कि सॉलिड है, लेकिन लेड चैम्बर में NO कैटलिस्ट यूज होता है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट दोनों सेम फिजिकल स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, और ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में हो उसे कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। स्टूडेंट्स यहाँ याद रखना है, अगर यहाँ पे वैनेडियम पेंटॉक्साइड होता जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस है तो उस वक्त ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता। Next question number 16, which one of the following graphs is representation for more rapid catalyzed reaction? हमने बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ हमें बता रहा है कि रिएक्शन की स्पीड फास्टेस्ट होगी। रिएक्शन को स्लो करती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू। ऐसे रिएक्शन जिनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कम होती है उनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे देखें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की काफ़ी वैल्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू बहुत कम है। तो जितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों ही फास्ट होते जाएंगे। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं उसका रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज, ये बात पहले भी हो चुकी है, कैटलिस्ट का काम ये होता है कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों ही फास्ट कर देता है। राइट ऑप्शन शुड बी अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, if concentration time graph of a reactant indicates a constant half life, यानी हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही, then the order of the reaction with respect to reactant is, ये हाफ लाइफ का रिलेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज inversely proportional to the initial concentration of the reactants raised to the power 1 less than order of reaction।
अगर मैं ऑर्डर को 1 ले लेता हूं जैसा कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो 1 - 1 0, किसी भी नंबर की पावर 0 ले तो आंसर 1 आता है। और इस रिलेशन में कहीं पे भी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 होगा उसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन इज अल्फा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही यूएचएस केमिस्ट्री टॉपिक 8 का इख्तिताम हुआ। न सिर्फ टॉपिक 8 का इख्तिताम हुआ बल्कि बुक 1 भी अपने इख्तिताम को पहुंची। अगर आप बुक 2 के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स भी अटेंड करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही ये लेक्चर्स अपलोड हो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स और उन क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें जो एमडी कैट की या एफएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।